आबनाए हुर्मज़ इस वक्त आलमी सियासत और जंगी हिकमत अमली का मरकज़ बन चुकी है। खलीज में बढ़ती हुई कशीदगी ने न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया को एक गैर यकीनी सूरत हाल में धकेल दिया है, जिसकी वजह से हालात अमरीका के हाथों से भी निकलते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर आलमी बरादरी से तरले मिन्नतें करते नजर आए हैं कि आबनाए हुर्मज़ को खुला रखने के लिए मुश्तरका बहरी मिशन तश्कील दिया जाए और मुख्तलिफ ममालिक अपनी जंगी बहरिया खलीज में भेजें। लेकिन हैरानकुन तौर पर इस अपील पर वो रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया जिसकी वाशिंगटन को तवक्को थी। बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा और यहाँ तक कि चीन ने भी अमरीकी मुतालबे पर मस्बत जवाब देने की बजाय खामोशी या इनकार का रास्ता इख्तियार कर लिया है, जबकि जर्मनी ने यूरोपीय मिशन भेजने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इस सूरत हाल ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ट्रंप इस जंग में तन्हा होते जा रहे हैं। यह हकीकत किसी से पोशीदा नहीं कि आबनाए हुर्मज़ दुनिया के सबसे अहम समुद्री गुजरगाहों में से एक है। आलमी तेल की बड़ी मकदार इसी रास्ते से गुजरती है। अगर ये गुजरगाह बंद हो जाए तो आलमी मईशत को शदीद धचका लग सकता है। इसी वजह से अमरीका हमेशा इस इलाके को अपनी स्ट्रेटेजिक तरजीहात में सर फहरिस्त रखता है। लेकिन इस बार जब अमरीका ने इत्तेहादियों को इस मिशन में शामिल होने की दावत दी तो रद्द-ए-अमल तवक्को के बरक्स सामने आया और अब सूरत हाल ये है कि अमरीका के करीबी इत्तेहादी इस मामले में खुलकर साथ देने से गुरेजा दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि ट्रंप की अपील पर दुनिया की खामोशी एक बड़ी सिफारती नाकामी के तौर पर देखी जा रही है। इब्तदाई तौर पर अमरीकी सदर ने इस मामले पर इत्तेहादियों को कायल करने की कोशिश की, लेकिन जब मस्बत जवाब न मुलाकातों का लहजा बदलता नजर आया, फिर सूरत हाल ये है कि मिनटों से शुरू होने वाला सफारती अंदाज धमकियों तक जा पहुंचा है। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर नेटो ममालिक ने अमरीका का साथ ना दिया तो उन्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप का यह बयान दरअसल इस बात का इशारा है कि अमरीका इस वक्त शदीद दबाव में है और इसे खलीज में अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए इत्तेहादियों की अशद ज़रूरत है, जबकि इत्तेहादी मदद से साफ इनकार कर रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म बेबसी का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि आबनाए हुर्मज़ को दोबारा खोलना आसान काम नहीं है। अब यहाँ एक बुनियादी सवाल पैदा होता है कि आखिर अमेरिका को इत्तेहादियों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अगर वाशिंगटन वाकई ईरान के खिलाफ बर्तरी हासिल कर चुका है जैसा कि ट्रंप दावा कर रहे हैं, तो फिर इसे नेटो और दीगर ममालिक की मदद क्यों दरकार है। इस सवाल का जवाब खलीज में मौजूद हकीकी जंगी सूरत हाल में छुपा हुआ है। ईरान के साथ मुमकिन समुद्री तसादुम का खतरा इतना बड़ा है कि अमेरिका तनहा इसका बोझ उठाने से गुरेजा दिखाई देता है। अगर आबनाए हुर्मज़ में बड़े पैमाने पर झड़पें शुरू हो जाती हैं तो आलमी सतह पर इसके असरात बहुत ज़्यादा होंगे और ऐसी सूरत हाल में अमेरिका चाहता है कि ज़िम्मेदारी और ख़तरा दोनों इत्तेहादियों के साथ तकसीम हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब नेटो कंट्रीज़ और दीगर इत्तेहादी इस जंग में बराह रास्त शामिल होने से गुरेज कर रहे हैं, जिसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि यूरोपीय ममालिक पहले ही मशरिक़ वस्ता की तवील जंगों से थक चुके हैं। इराक़ और अफ़गानिस्तान के तजुर्बात ने उन्हें यह सिखाया है कि ऐसे तनाज़ात में दाखिल होना आसान लेकिन निकलना इंतहाई मुश्किल होता है। दूसरी वजह इक़्तिसादी मफादात है। यूरोप और एशिया के कई ममालिक ईरान के साथ बराह रास्त या बिलवास्ता तिजारती ताल्लुकात रखते हैं और वो नहीं चाहते कि यह तनाज़ा एक बड़े जंगी बहरान में तब्दील हो जाए। तीसरा और सबसे अहम पहलू यह है कि आलमी बरादरी इस तनाज़े को अमरीका और ईरान के दरमियान एक दो तरफा कशीदगी के तौर पर देख रही है। बहुत से ममालिक का ख्याल है कि अगर वो इस जंग में शामिल हो गए तो वो गैर ज़रूरी तौर पर एक ऐसे तनाज़े का हिस्सा बन जाएंगे जिसका बराह रास्त फ़ायदा उन्हें नहीं होगा। यही वजह है कि जापान जैसे ममालिक जो अमरीका के करीबी इत्तेहादी समझे जाते हैं वो भी मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए हैं। अब ये तमाम सूरत हाल अमरीकी सदर के लिए एक बड़ी दिक्कत और बड़ी आजमाइश बन चुकी है। बज़ाहिर तो ट्रंप ईरान के खिलाफ बर्तरी के दावे कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और कहानी सुनाते हैं। जैसा कि अमरीकी सदर का कहना है कि ईरानी बहरिया तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और ईरान जंगी तौर पर कमज़ोर पड़ गया है। लेकिन दूसरी तरफ ईरानी इनकलाब न सिर्फ इन दावों को मुस्तरद कर रहा है बल्कि तंज़िया अंदाज में अमरीका को चैलेंज भी दे रहा है। ईरानी कमांडर्स का अपने एक बयान में कहना है कि अगर अमरीका वाकई इतना ही मजबूत है तो हिम्मत करके खलीज में अपनी बहरिया भेजे। अब ये बयान दरअसल एक नफसियाती तौर पर बर्तरी की अलामत समझा जा रहा है। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, कई जगहों पर अमरीकी सदर अमरीका के दावे उनकी कलई खुल गई है, लेकिन बड़ा सादा सा सवाल ये है कि आबनाए हुर्मज़ जो स्ट्रेटिजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया की मईशत किसी न किसी तरीके से आबनाए हुर्मज़ के साथ जुड़ी हुई है, बावजूद इसके कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो नेटो इत्तेहादी हैं उनको ये दावत दे रहे हैं कि वो आए और यहाँ पर अपना को बहरी जो है वो मश्क करें और फिर बहरी बेड़ा भेजें। क्या वजह है कि वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं बावजूद इसके कि दे रियलाइज़ वेरी मच कि ये उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आबनाए हुर्मज़ का ओपन होना, इसके बावजूद वो रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल पा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनका जो अगर आप देखें तो जिस तरह की पर्सनैलिटी है वो बहुत सी बातें कुछ इस तरह कर जाते हैं जो कि मतलब डिप्लोमेसी से भी बाहर होती हैं, फिर वो रिटोरिक पे बेस्ड होती हैं,
फिर नार्सिसिज्म पे बेस्ड होती हैं। और वो एक इसलिए उनका जो, अगर आप देखें तो इस वक्त उनके जो रिलेशनशिप हैं वो कभी कोई ऐसा इशू खड़ा कर देते हैं जिससे यूरोप डिस्टर्ब हो जाता है, कभी वो नेटो के कंट्रीज़ को इकट्ठा पकड़ के डॉक में ले जाते हैं और कहते हैं कि जी अगर आप 5% अपने जीडीपी का नहीं देंगे तो आपका जो डिफेंस है नेटो का, वो जो अम्ब्रेला डेटरेंस है वो आपको नहीं मिल सकती, 3% से इंक्रीज़ करें। फिर किसी भी कंट्री के ऊपर वो कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं। सो एक फिर आपने देखा जैसा कि उन्होंने वो जो ग्रीनलैंड का इशू था उसके ऊपर किस तरीके से उन्होंने बात की और कहा कि जी हम तो बस अब ग्रीनलैंड लेने लगे। तो ये सारे के सारे एक्चुअली जो उनके जो जिसको आप कह लें कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो थोड़ी सी अब कॉन्शियस हो चुकी हैं, थोड़ी सी खाइफ हैं। और वो जो है अब जो सिक्योरिटी कैलकुलस है उसको अपनी नज़र से भी देखते हैं। और वो अब ट्रंप साहब की नज़र से नहीं देखते। अगर आप मैं ये कहूँ तो लेट मतलब थोड़ा सा फार फेच हो जाएगा, लेकिन आई थिंक इट इज़ क्लोजर टू द रियलिटी कि अब वो जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो अमेरिका देता है या उनको दे रहा था, या जो उनके रिलेशन थे, और जो ट्रंप साहब एज ए प्रेसिडेंट हैं इनको वो अलग अलग एंटिटी के तौर पे देखते हैं। उसकी वजह ट्रंप साहब की ज़ाहिर पर्सनैलिटी का ओवरवेलमिंग जो एक्सपोजर है और या जो उनकी आउटलैंडिश आउटबर्स्ट हैं शायद वो हैं। अच्छा, अब देखें ये जो आप जैसे बात कर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की कि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है दुनिया में। अगर आप मेन जगह देखें तो कुछ 3 जगह हैं बड़ी जहाँ से ऑयल निकलता है जी। एक तो साउथ अमेरिका में देख लीजिए, जो साउथ अमेरिकन की कंट्रीज़ हैं, चिली है, वेनेजुएला है, और जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से ऑयल निकलता है। फिर पर्शियन गल्फ़ और अरेबियन पेनिनसुला, ये जो इलाका है यहाँ से निकलता है। फिर आप देखें तो रशिया और वो वाली साइड जो है, और सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं कुछ, वहाँ से नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो मिलते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी क्वालिटी है जिसको हम एपीआई ग्रेविटी के मुताबिक जिसको जांचते हैं, वो इस अरेबियन पेनिनसुला, पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो ऑयल है उसकी है। जो इवन साउथ अमेरिकन ऑयल है उसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड रिफाइनरीज चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट और उसको जो है ना कन्वर्ट करना डिफरेंट प्रोडक्ट के अंदर। जो रशियन ऑयल है इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू ट्रीट बिकॉज ऑफ दी इनपुट ऑफ डिफरेंट केमिकल्स उसके अंदर, और उसको जो ट्रीटमेंट है वो उस लिहाज से डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए जो इन अ वे अगर आप देखें तो ये नहीं कि 40% जो दुनिया का जो ऑयल की डिमांड है या जो ऑयल की जो ज़रूरत है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे है। अगर आप इस टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आई थिंक इट इज़ अराउंड 70 to 80%, क्योंकि जो आपको स्पेशलाइज चीज़ों के लिए जो आपको हाइड्रोकार्बन और मॉलिक्यूल चाहिए वो द बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल जो है वो यहीं से है। तो इसलिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रही ये बात कि अब ये जो जितने अमेरिकन हलीफ हैं ये यहाँ पे क्यों नहीं आना चाहते, क्यों इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। देखिए, कोई भी जो वॉर होती है उसकी सबसे पहली चीज़ जो होती है वो उसका ऑब्जेक्टिव होता है। हर वॉर को एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक रेज़ान देथरे होती है, यानी एक रीज़न होती है जिससे वो वॉर शुरू होती है। और इस वॉर के अंदर उन जो एलाइज़ हैं, जो ट्रेडिशनल एलाइज़ हैं वेस्टर्न, उनको ना वो रेज़ान देथरे रीज़न नज़र आ रही है, ना उनको वो ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहा है अमेरिका का, विच इज़ नॉट क्लियर। अगर ऑब्जेक्टिव ये था कि रजीम चेंज करनी है, और रजीम कैसे चेंज करनी है, अगर जो सुप्रीम स्पिरिचुअल लीडर हैं उनको शहीद करके करनी है तो वो भी नहीं हुआ। अगर रजीम चेंज करनी है और अमेरिका जो दूसरा टारगेट है वो ये है कि ईरान को डिग्रेड करना है कि वो 4 घंटे के से आगे जंग ना लड़ सके, तो आज 15 दिन हो गए हैं, ना सिर्फ वो जंग लड़ रहा है बल्कि उसकी रेजिलियंस में भी इजाफा हो गया है। और ईरान ने एक ऐसी मिलिट्री टर्मिनोलॉजीज़ में अगर आप देखें तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि एक कंट्री ने जो है वो एसिमेट्रिक डोमिनेंस एक्वायर कर लिया है। यानी अमेरिका और ईरान के दरमियान में कोई सिमेट्री नहीं है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एसिमेट्री, और उस एसिमेट्री में डोमिनेंस अमेरिका की होनी चाहिए, लेकिन जो परसिस्ट कर रहा है सर्वाइव करके, वो कि उसका बहुत नुकसान हो रहा है, वो ईरान कर रहा है। तो एक नया फिनोमेना मिलिट्री स्टडीज़ के अंदर, वॉरफेयर के अंदर आ गया है, जिसको हम ईरान ने ये प्रूव कर दिया है। तो इसलिए जो मुश्किलात हैं जी वो अमेरिका के लिए बहुत सारी हो रही हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह उनकी जो इंटरनल अगर आप डायनामिक्स देखें अमेरिका के, तो हर गुजरते हुए दिन के साथ जो सपोर्ट ऑफ द वॉर है या सपोर्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव विच हैज़ बीन टेकन बाय अमेरिका ऑन दी बिहेस्ट ऑफ इसराइल, उसके अंदर कमी हो रही है, उसके अंदर एजिटेशंस में इजाफा हो रहा है, लोग बातें कर रहे हैं और अनरेस्ट हो रहा है। और अगर खुदा ना खास्ता अभी तो उनके 6 सोल्जर्स जो हैं
कोई और बॉडी बैग्स जाते हैं फिर तो बात बहुत ही नहीं, देखिए कर साहब, इस जंग के शुरू होने से पहले, इस सो कॉल्ड प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से पहले ईरान वाज सराउंडेड वेरी मच बाय द नेवल शिप्स। बहरी बेड़े भेजना शुरू कर दिए थे। फिर फ़ज़ाई अड्डे खित्ते के अंदर अमेरिका के मौजूद हैं। वहाँ से भी अमेरिका इफेक्टिवली ये क्यों नहीं कर पा रहा कि थोड़ा सा दे कुड पुश बैक ईरान, कम से कम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर, कि इसको खुलवा ही सकते। इस सब के बावजूद जो पेशबंदी की गई थी, इस सब के बावजूद उनकी कोई अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। देखें, जो नेवल ब्लॉकेट होता है जी, उसको आप एयर रेड से या हमलों से या एयर बेसिस से नहीं खुलवा सकते। उसको खुलवाने के लिए आपकी फिजिकल प्रेजेंस, नेवल आपकी शिप्स, और फिर जो अगर वो माइंड हुआ है तो आपको उसको डी माइन करना है। फिर उधर और अगर वेक्टर्स हैं जो उस वक्त उस नेवल बॉडी के अंदर या मरीन बॉडी के अंदर हैं, तो आपने उनको एलिमिनेट करना है। तो ये फ्रॉम अ डिस्टेंस नहीं होता जी, यू हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंस, ताकि क्योंकि ब्लॉकेट भी तो फिजिकल प्रेजेंस से होता है, तो वो खुलेगा भी फिजिकल प्रेजेंस से। और उसी फिजिकल प्रेजेंस के लिए आपने देखा कि वो कभी ब्रिटिश नेवी को कहते हैं, कभी फ्रेंच नेवी को कहते हैं, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है। आने को तैयार इसलिए नहीं है जी क्योंकि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है और इस वक्त जो अरेबियन सी है, ये खाली अब जो है वो एक ऐसा एरिया नहीं है कि जिसके अंदर सिर्फ अमेरिकन अपना इन्फ्लुएंस कर सकें। ये रशिया का और चाइना का भी बैकयार्ड है। और इस रीजन के अंदर बिल्कुल स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के साथ, अरेबियन सी के साथ 4 न्यूक्लियर पावर्स हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ कंधा जोड़ के सिचुएटेड हैं। सो इसलिए ये जो स्ट्रेटजिक और जियोपॉलिटिकल कंपल्शन है, या जो आप कह लीजिए कि ये जो अरेंजमेंट है, ये इसको वेस्ट बहुत अच्छे तरीके से समझता है। और वेस्ट ने आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से तो आपने देखा कि उनका जो ट्रेजेक्ट्री है वो है ही सर्वाइवल थ्रू पीस की। और जो ईरान की इस वक्त जो ट्रेजेक्ट्री है वो सर्वाइवल है, चाहे वो सर्वाइवल थ्रू पनिशमेंट हो, वो सर्वाइवल थ्रू फाइट हो, वो सर्वाइवल थ्रू रिस्पॉन्स हो, तो ईरान भी उसको सर्वाइव कर रहा है। तो आई थिंक इसलिए जी एक बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन है। और इसमें जो डोमिनेंस है, एक्चुअली जो अमेरिकन डोमिनेंस थी, जिसको कहा जाता था कि जी अमेरिका मिलिटरीली हर रीजन को डोमिनेट करता है, 742 बेसेस हैं जिनमें वो कभी भी किसी को भी मोबिलाइज कर सकता है। तो इस रीजन में अगर आप देखें, इवन जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के साथ देयर आर 17 बेसेस जो कुछ भी नहीं कर पा रही। उसकी वजह यह है कि ये जो वॉर है ये बहुत डिफरेंट वॉर है जी। वॉरफेयर चेंज हो गई है, ये ट्रेडिशनल वॉर नहीं है। अमेरिका इसको वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो सेट पैटर्न है उस पर लड़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए, वो जो स्ट्रेटेजिक इसमें वेक्टर है वो तो ऐड नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे मैंने बताया उसकी रीज़न ये है कि इस रीजन के अंदर 4 न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो आप वो तो ऐड नहीं कर सकते। उसके बाद आप कन्वेंशनल वॉर लड़ सकते हैं, और कन्वेंशनल वॉर में एक मुल्क जो है वो बहुत मार खाने से भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और दूसरा मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा मारने की कोशिश कर रहा है लेकिन कुछ अचीव नहीं कर पा रहा। अच्छा, मुझे याद है हम जी कर साहब, आप मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है वेरी क्विकली। अब देखिए, इट्स अ गेम ऑफ नैरेटिव्स, और नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप को अभी जब सुनते हैं तो वो बड़े पॉजिटिव, बड़े होपफुल नज़र आते हैं, और कहते हैं आर्सेनल बहुत कम रह गया है, ईरान के पास ड्रोन्स बहुत कम रह गए हैं, उनके पास इस वक्त का जो ज़ख़ीरा है वो कम हो रहा है, और लगता ये है कि वो चाहते हैं कि ईरान को एज मच एज़ पॉसिबल ड्रैग करे इसके अंदर, और शायद वो इन द बैक ऑफ हिज माइंड ये है कि ईरान की कैपेसिटी कम हो जाएगी या शायद ख़त्म हो जाएगी लड़ने की। तो आपको लगता है कि अगर यही स्ट्रैटेजी है प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो वो इस पर कामयाब हो पाएंगे? देखिए, आपने जो कहा ये इट्स अ गेम ऑफ नैरेटिव। इस केस में ये इट्स नॉट अ गेम ऑफ नैरेटिव। देखिए, नैरेटिव में आपको एक नैरेटिविटी आर्क बिल्ड करना होता है, और उस आर्क को आपने कंसोलिडेट करना होता है। आपने बताना होता है कि जो आप बात कर रहे हैं फिर वो कैसे कंसोलिडेट हो रही है। अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि अगले 2 घंटे के अंदर करेक्ट जो आइलैंड है उसको हम ले लेंगे और उसको हमने तबाह कर दिया है, और फिर 4 घंटे के बाद ये कहा जाता है कि नहीं, हमें ख्याल आ गया और हमने जो वहाँ पे जो बिकॉज पूरी दुनिया का ऑयल वहाँ से जा रहा है, तो हमने जो ऑयल की जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको कुछ नहीं किया। सो देखिए, ये जो वॉर हो रही है वहाँ पे, वो वॉर ऑफ विल है, वो वॉर ऑफ प्रिजर्वेंस है, और वो वॉर ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये तीनों चीज़ें वहाँ पे प्ले कर रही हैं। एक साइड पे टेक्नोलॉजी है। देखिए, किसी भी वॉरफेयर के अंदर 3 चीज़ें होती हैं जो वॉर को डिसाइड करती हैं, एक टेक्नोलॉजी, एक जोग्राफी और एक टैक्टिक्स। तो ईरान जो है वो अपनी जोग्राफी के ऊपर गो के उसका बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन उस जोग्राफी के ऊपर वो अपनी विल पावर के साथ, अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के साथ नुकसान के बावजूद जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा है। और देखिए,
आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं ला सकते। ईरानी जो कौम है इसको आप कंकर नहीं कर सकते, आप फिजिकली कोई टेरिटरी नहीं ले सकते। आप क्या कर सकते हैं कि आप उनको एनहेलेट, जिसको उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया था कि हम एनहेलेट कर देंगे, एनहेलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एनहेलेट करने का मकसद क्या होता है कि अगली की विल ख़त्म कर दें। फाइन, अगर तो विल ख़त्म होगी एनहेलेट करने से, उनकी डिस्ट्रॉय करने से, बिल्डिंग्स गिराने से, शहर बर्बाद करने से, फिर तो ठीक है, लेकिन वो तो बढ़ती जा रही है। सो इसका मतलब ये है, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, कि जो एसिमेट्रिक डोमिनेंस क्रिएट हो रही है, और वो डोमिनेंस ईरान क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल सही। कर्नल साहब, आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब सिक्योरिटी हमारे साथ मौजूद थे।